हेलो, गुड इवनिंग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रीजनिंग सेक्शन की। और जैसा कि अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश और मैथ्स के बारे में देखा है और उसमें योगेश सर ने स्टार्टिंग में आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न बता रखा है, तो हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सीधे रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे कि वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या रखता है और किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें रीजनिंग तैयार कैसे करनी है। हम ये वीडियो जो डिस्कस करने वाले हैं वो बिगिनर्स के लिए खासकर ये वीडियो है, तो पूरी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि रीजनिंग में आपको कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, और हम यहाँ पर आपको पिछले 2-3 सालों के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाएंगे ताकि आपको ये फर्क पता लगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे की स्लाइड्स की। तो देखें, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग। एसएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें ज्यादातर बच्चा रीजनिंग को बहुत हल्के में लेता है। हल्के में मतलब ये कि लगता है अरे रीजनिंग तो हो ही जाएगी हमसे, क्योंकि ये सबसे आसान पार्ट है पूरे एसएससी का। या फिर ये कह लें कि हल्के में इसलिए लेता है कि ये सिर्फ प्री में पूछा जाता है, मेंस टायर 2 और टायर 3 में तो पूछता ही नहीं है, तो फिर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। लेकिन आपको अगर एसएससी का पैटर्न पता है तो जो ओवरऑल जो कट ऑफ आपकी बनती है वो ओवरऑल बनती है, जिसमें आपके प्री, मेंस और टायर 3 के मार्क्स ऐड होते हैं। तो अब जरा सोचो कि जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कट ऑफ दिखाया गया था कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, और खासकर जैसा कि योगेश सर ने बताया था कि आपको कट ऑफ से कम 20 नंबर ज्यादा पाना है ताकि आप फाइट में बने रहें। होता यह है कि हम जब 100 नंबर के लिए सोचते हैं ना, तो हम 80 पर अटक जाते हैं। तो जब आप 150 के लिए सोचेंगे तब जाके आप 130 पर आएंगे। आप 180 के लिए सोचेंगे तो 150 पर रुकेंगे। तो हमेशा ज्यादा के लिए सोचो ताकि कितना भी गिरते पड़ते आओ तो कहीं ना कहीं रुक जाओ। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे 12th में, तो एक मेरे केमिस्ट्री के सर थे, वो जब कोई भी डेफिनेशन लिखवाते थे तो साथ में वो कम से कम 20 एग्जाम्पल लिखवाते थे। हम लोग उनसे पूछते थे कि सर इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों? तो कहते थे बेटा एग्जाम्पल्स इसलिए ज्यादा लिखवा रहे हैं क्योंकि अगर भूल भी गया कुछ तब भी एग्जाम वाले दिन तक एक आध तो याद रहेगा ही। तो अगर आपका टारगेट वैसे ही ज्यादा का है तो गिरते पड़ते कहीं भी आओगे, आप अपने कट ऑफ तक तो पहुंच ही जाओगे। तो आप हमेशा ज्यादा की सोचिए, कम पर तो आ ही जाओगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि हमें अपना ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है, और उसमें आपकी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आप अपने प्री की परीक्षा में अगर चारों सब्जेक्ट में कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में आप सबसे आसान जिस सब्जेक्ट को पाओगे वो है रीजनिंग। हो सकता है आप अगर बिगिनर हैं तो आप अभी रीजनिंग को बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप इसका एक मॉक टेस्ट दे के देखिएगा। जैसा कि आपको इंग्लिश वाले सर ने कहा कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आप एक प्रीवियस ईयर सेट देख जरूर लीजिए, और हो सके तो उसको ट्राई भी करिए, ताकि कम से कम एक अंदाजा लग जाए कि हम कौन सा पेपर देने जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप पेपर देकर के देखना कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी रीजनिंग के 5-7 सवाल तो हो ही जाएंगे, और टोटल रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 5-6 सवाल तो आप अपने मन से कर ले जाओगे। अब स्टार्टिंग में जैसा कि योगेश सर ने भी आपको बताया कि मैथ्स का बच्चा जो है, जो पहले से मैथ्स पढ़ा हुआ है, वो सोचता है कि हमारा मैथ्स वाला सेक्शन अच्छा है, या फिर जैसे जो बच्चा ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो सोचता है कि हमारा इंग्लिश काफी अच्छा है। लेकिन ऐसा भी तो बच्चा फॉर्म भरता है ना जिसका 12th में मैथ्स ना हो या फिर उसकी इंग्लिश ना हो, तो उन बच्चों को थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश में डर लगता है। हालांकि कंपटीशन सबके लिए सेम है। आप उन बच्चों की तुलना में 3 महीना पीछे हो, जैसा कि सर ने बताया कि आप अगर बेसिक आपका अगर मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो आप उनसे 3 या 4 महीने पीछे हो उन स्टूडेंट से जिन्होंने मैथ्स या इंग्लिश पढ़ रखी है। लेकिन रीजनिंग वाले सेक्शन में ऐसा नहीं है।
आप उनके बिल्कुल पैरेलल हो, एक भी दिन पीछे नहीं हो। जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, सब एक बराबर हैं, क्योंकि ये सबके लिए नया है और रीजनिंग आप सब लगाते हो। आपको कहीं भी अपने घर से अगर कहीं दूसरी जगह पर जाना है तो आप जरूर एक चीज अपने दिमाग में सोचते होगे कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, हम कैसे जाएं तो जल्दी पहुंच जाएं। ये क्या है? रीजनिंग ही तो है। आप अपना दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो कि हम कैसे वहां पर पहुंचें, कैसे जल्दी पहुंचें। यहां आप कोई मैथ्स नहीं लगा रहे हो, यहां आप कोई रीजनिंग नहीं लगा रहे हो, इंग्लिश नहीं लगा रहे हो, यहां आप क्या लगा रहे हो? रीजनिंग लगा रहे हो। ठीक है, तो आप हमेशा अपने लाइफ में हर कदम पर जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? रीजनिंग है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि रीजनिंग तैयार कैसे करनी है हम लोगों को। और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आप सबको रीजनिंग पहले से थोड़ी बहुत जरूर आती है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है और ये आपके कट ऑफ क्लियर करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे कि रीजनिंग में हम ज्यादा मार्क्स कैसे पाएं। ज्यादा मार्क्स का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्क्स के आसपास पहुंचे। जैसे आप देखो तो लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 45 टू 50 मार्क्स, 45 से 50 मार्क्स तक कैसे पहुंचे। अच्छा, एक डाउट क्लियर कर लीजिएगा, जैसे हो सकता है कुछ लोग ये इस सेशन में लेट से जुड़े हों, वैसे तो सर ने शुरुआत में सब कुछ बता रखा है। ये 50 मार्क्स का मतलब 50 क्वेश्चंस नहीं है। शुरुआत की वीडियो अगर आप फिर से बाद में देखेंगे तो आपको पूरा बताया गया है कि जब आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें हर सेक्शन में 25-25 सवाल आते हैं। तो रीजनिंग के भी 25 सवाल ही आएंगे, लेकिन हर सवाल 2 नंबर का होता है, इसलिए पेपर आपका 50 नंबर का होता है। तो ये 50 नंबर पाने की बात हो रही है, 50 क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब कहा गया कि 45 से 50 नंबर पाने का मतलब यह है कि आपको कम से कम 23 से 25 सवाल करने होंगे। 23, 24 या 25 सवाल करने होंगे। 23 से 25 का रेंज इसलिए क्योंकि हो सकता है एक आधा सवाल ऐसा आ जाए जिसकी लॉजिक आपको ना क्लिक करे, आप उसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो आप कम से कम 23 का टारगेट तो करेंगे ही, और 23 सवाल अगर सही हुए तो 46 नंबर आएंगे, 46, जो कि 45 से 50 के बीच में होंगे। अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना कभी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट देखते हैं, तो जैसे ही वो रीजनिंग वाले सेक्शन में जाते हैं और थोड़ी बहुत अगर उन्होंने पढ़ाई कर रखी है तो वो 10, 12, 15 सवाल कर लेते हैं। और 15 सवाल अगर आप कर लोगे तो लगभग 30 नंबर तक पा जाओगे। तो उन्हें लगता है कि रीजनिंग में हमें सब कुछ आ चुका है, अब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं आप मात खाते हो। वो 30 नंबर जो आप पाते हो वो लगभग हर स्टूडेंट पाता है। जिसने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर रखी है एसएससी की, वो 30 नंबर पाता ही पाता है। फाइट तो उसके बाद शुरू होती है। आप 30 को 45 प्लस कैसे बनाते हो, फाइट तो उसी की है। तो हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि इसे कैसे बढ़ाएं। इसको जानने के लिए थोड़ा सा पहले जरा हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं टॉपिक वाइज। आप रीजनिंग वाला सेक्शन जब देखेंगे तो थोड़ी सी एक ड्रॉबैक है रीजनिंग की। जैसे आपने देखा होगा कि सब टॉपिक का जब लिस्ट आपने इंग्लिश में देखा होगा या फिर मैथ्स में देखा होगा तो सिर्फ एक पेज में आ गया था। लगभग 8 या 10 टॉपिक आपको मैथ्स वाले पोर्शन में देखने को मिला और लगभग उतना ही आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में मिला। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 25 सवाल हैं और लगभग 25 टॉपिक हैं, छोटे बड़े मिला के। तो टॉपिक पढ़ने बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उसमें यह देखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे एग्जाम में कौन सा सेक्शन ज्यादा पूछा गया है। तो जरा देखो यहां पर ईयर वाइज कंपैरिजन किया गया है। आप देखो 2018, 2019, 2020, 2021 के सवाल कितने कितने किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो लिखा है, और आगे एक एवरेज दिया गया है कि लगभग इतने सवाल हर साल पूछे गए हैं। तो देखो एक टॉपिक हमने यहां पर सबसे ऊपर रखा है, नाम है एनालॉजी। एनालॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? सिमिलर, समरूपता। जो एसएससी की रीजनिंग आती है वो ज्यादातर कॉमन सेंस रीजनिंग आती है। कॉमन सेंस रीजनिंग का मतलब है कि इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है,
आपको अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर सोच करके आंसर देना है। आपको कुछ चीजें पता हो, व्यवहारिक चीजें पता हो, उस आधार पर आंसर आ जाएगा। जैसे एनालॉजी टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहेगा अगर टीचर का संबंध मार्कर से है तो बताइए स्टूडेंट का संबंध किससे होगा। इस टाइप के सवालों को हम एनालॉजी में रखते हैं। लेकिन यहां पर कुछ लेटर वाले सवाल भी आते हैं। जैसे अभी जो हमने बोला वो वर्ड बेस्ड था कि टीचर का संबंध मार्कर से तो स्टूडेंट का संबंध किससे है। अब ये अगर आपको व्यवहारिक नॉलेज नहीं है तो आंसर नहीं बता पाएंगे। कुछ इसमें थोड़े से लेटर बेस्ड और नंबर बेस्ड आते हैं, उसके लिए आपको अल्फाबेट पता होना चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए कि स्क्वायर क्यूब क्या है हर नंबर्स के। तो कम से कम 25 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब तो पता ही होने चाहिए लगभग सबको। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अगर 10th तक भी मैथ्स पढ़ी है, 10th तक क्या 8th तक भी पढ़ी है, कक्षा 5 तक भी अगर पढ़ा है, तब भी आपको 25 तक का स्क्वायर और 20 तक का टेबल ये सब तो आता ही होगा। और अगर नहीं आता है तो एक बार रिवाइज जरूर करिएगा ताकि आपको आगे कैलकुलेशंस वगैरह में आसानी हो। यहां पर जब हम एनालॉजी टॉपिक देखते हैं या फिर नीचे एक टॉपिक लिखा है ऑड वन आउट, उसके नीचे एक टॉपिक लिखा है सीरीज, इन तीनों टॉपिक्स में इन चीजों की खूब जरूरत पड़ती है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए बहुत नई हो, आपने इसको बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है। तो आई होप आता भी होगा। और इन तीनों टॉपिक का देखो कि महत्व तो क्या है एग्जाम में। एनालॉजी से लगभग हर साल 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑड वन आउट से 3 सवाल, सीरीज से लगभग 2 सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहां कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ने में बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस देखो कैसे कम हुई है। जैसे एक टॉपिक देखो डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन आप देखो इसके सामने हर जगह पर खाली 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 है। इससे एक भी साल क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले 3-4 सालों में। आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखेंगे, आप पिछले 5 सालों के पेपर जरूर देखेंगे ताकि आपको एक पैटर्न पता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप डायरेक्शन टॉपिक एग्जाम में पढ़िएगा ही नहीं, आप पढ़िएगा, लेकिन ध्यान किसको ज्यादा रखना है, वो आप उन टॉपिक्स पर ध्यान ज्यादा लगाइए जिसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में ज्यादा है, ठीक है। ये दिखाने का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि आपको उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लगे, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहेंगे तो बाद में ये अवेलेबल करा भी दिया जाएगा। तो आई होप इन सारे टॉपिक में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, ये आपको अंदाजा है। देखो इसमें एक स्लाइड और है। आपसे हमने कहा था कि 25 सवाल हैं और लगभग 25 टॉपिक हैं। देखिए वाकई 22 टॉपिक यहां लिखे गए हैं जिनसे किसी न किसी साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां फिर आप एक टॉपिक देखिए तो लिखा हुआ है एज, और एज जो टॉपिक है आप इसमें देखिए तो एज में भी किसी भी साल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यानी एज में हम टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो खूब सारे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। आप इसको पढ़िए जरूर, इसके कॉन्सेप्ट आपको आने जरूर चाहिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और आप स्पीड टेस्ट डेली लगाएंगे तो आप थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान उन टॉपिक्स पर ज्यादा लगाना है जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे एक टॉपिक आप देखो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग, लगभग हर साल इससे 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 25 सवालों में अगर 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट ऊपर एक टॉपिक लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहां अगर आपको थोड़ा सा बॉडमॉस का रूल पता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो आप सिर्फ बॉडमॉस के रूल पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देखें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने शुरुआत में एक स्लाइड में देखा था कि लिखा हुआ था कि हम ज्यादा मार्क्स कैसे पाएं, हम 50 क्वेश्चन तक कैसे 50 मार्क्स तक कैसे पहुंचें। उसमें आपका सबसे हेल्पफुल ये वाला स्लाइड है। आप देखो सिर्फ हमने जैसे कहा कि 22 टॉपिक हैं आपके, लेकिन अगर आप उन 22 टॉपिक्स में से छांटोगे तो आप देखो 1, 2, 3, 4,
5, 6, इन 6 टॉपिक से मिला करके आपके 18 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ये मार्क्स नहीं है, सवाल हैं। 18 से ज्यादा सवाल, और 18 से ज्यादा सवाल का मतलब क्या हुआ कि 36 से ज्यादा नंबर। 36 से ज्यादा नंबर। आप सोचो सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, और इसमें से ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं। ज्यादातर टॉपिक प्रैक्टिस बेस्ड हैं, मतलब आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है और उसके बाद से आपने उसकी खूब सारी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है, खूब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जैसा कि शुरुआत में योगेश सर ने बताया कि 5 साल के आपने अगर क्वेश्चन लगा रखे हैं तो लगभग आपके 500 सवाल तैयार हो जाएंगे। और 500 सवाल अगर आपके तैयार, 500 सेट आप दे ले जाएंगे, और 500 सेट में आप सोचो 25-25 सवाल मल्टीप्लाई कर लो। 500 सेट में 25 का मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितने सारे क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे, और उसमें से हर सेट में लगभग 18 से ज्यादा सवाल इन्हीं सारे टॉपिक से मिलेंगे। तो आप उतना भी अगर लगा लेंगे तो आसानी से आप एग्जाम क्रैक करने की स्थिति में रहेंगे। और क्लासेस के अंदर आप इन टॉपिक्स का बेसिक देख करके जब उनको लगाएंगे तो और आसानी से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। और अब जरा हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग में हमें अप्रोच क्या रखनी है, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है एग्जाम के टाइम में या फिर तैयारी करने में। देखो, स्ट्रेटेजी 2 तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं एग्जाम के लिए, और एक बनाते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो अभी आज की जो क्लास है वो सिर्फ इसलिए है कि बिगिनर्स जो हैं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो एग्जाम के लिए अभी नहीं कि हमें एग्जाम देने वो नहीं जा रहे हैं, वो अभी सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि हमें तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो अगर हम इसके स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले तो आप वही प्रीवियस ईयर सेट एक बार देखिए। आप 2-4 सेट जरूर देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और जब आप फिर क्लासेस के अंदर आएंगे और वो टॉपिक आपके सामने आएगा तो आप और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। आपको और जिज्ञासा होगी सीखने की कि अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो हमने देखा था प्रैक्टिस सेट में या फिर प्रीवियस ईयर सेट में, और हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, लेकिन देखो आज हमने इसको सीख लिया, अब घर पे जाके लगाएंगे और अगर आ जाएगा तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इसलिए प्रीवियस ईयर सेट एक बार देखिएगा जरूर। दूसरा, जब आप क्लासेस के अंदर आते हैं तो क्लास में आप पढ़िए, जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है आप उस टॉपिक को पढ़िए, और घर पे जाकर के एक बार उसकी आधे घंटे प्रैक्टिस जरूर करिए। उसी टॉपिक की बुक के जितने सवाल हैं वो लगा लीजिए, और फिर उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर जो सेट है उसमें जितने क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हैं उसको छाटिए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और जब आपकी तैयारी थोड़ी सी 1 महीने 2 महीने की हो जाए तो फिर नए मॉक टेस्ट लगाने शुरू करिए जो आपको यहां से प्रोवाइड करा जाएगा। और आप उन मॉक टेस्ट में फिर आपके पास जैसे 2 महीने की तैयारी हो गई तो 4-5 टॉपिक 10 टॉपिक आप सीख चुके होंगे तब तक, और उन सारे टॉपिक को आप जब लगाओगे तो लगभग आप 10-12 सवाल 15 सवाल तक पहुंचने लगोगे, और आप अलग तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, अब हम 10 कर पा रहे हैं। कुछ दिन बाद आप 15 कर पाओगे, फिर 20 कर पाओगे, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो एक तो इसमें भी कि एग्जाम में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और एक कि हम तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि तैयारी के टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखो, रीजनिंग के लिए ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि क्लास के अंदर आप थॉरली पढ़िए उसको, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उस टॉपिक को घर पे जाके ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सिर्फ आधे घंटे, ज्यादा नहीं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसको ज्यादा टाइम देना ही देना है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। तो आप रीजनिंग का जो टॉपिक उस दिन पढ़े उसको सिर्फ आधा घंटा जाकर के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके अलावा डेली एक टाइमर लगा करके 15 मिनट का टाइमर लगा करके आप एक कोई ना कोई मॉक टेस्ट जरूर दें रीजनिंग के लिए, रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए। या फिर अगर आप ऑफलाइन सेट भी लगाते हैं, जैसे आपके पास ऑफलाइन कोई प्रीवियस ईयर सेट हो, तो आप उसमें भी टाइमर लगा के सॉल्व करें उसको।
उससे फायदा ये होगा कि 15 मिनट में आपकी एक एक्यूरेसी आएगी, एक कंसिस्टेंसी आएगी कि 15 मिनट में हम कितने कर पा रहे हैं। आप पहले दिन 15 मिनट में अगर 10 सवाल भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन हो सकता है आप 15 मिनट में 12 सवाल कर पाएं, उसके बाद हो सकता है 15 मिनट में 15 सवाल कर पाएं, फिर हो सकता है 20 कर पाएं, फिर हो सकता है किसी दिन 25 भी हो जाए। और ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। आप सोचिए कि एग्जाम वाले दिन तक अगर आपने 100-200 सेट लगा लिए हैं और 15 मिनट के टाइमर के साथ, तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि जब पेपर आसान आता है तो हम 15 मिनट में कितने सवाल लगा लेते हैं, और पेपर डिफिकल्ट आता है तो 15 मिनट में कितने सवाल लगा लेते हैं। तो इसका फायदा यह होगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे और उस दिन जब आप 15 मिनट में सवाल लगाएंगे तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि पेपर आज का डिफिकल्ट था या फिर ईजी था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका कि आप डेली टाइमर लगा करके अपनी प्रैक्टिस करें। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हम पूरी रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं। तो जैसा कि हमने सारे टॉपिक की लिस्ट तो आपको पहले दिखाई थी, वो सारे टॉपिक आप देखोगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन है हमारा वर्बल सेक्शन, दूसरा सेक्शन है हमारा नॉन वर्बल, और तीसरा है लॉजिकल सेक्शन। अगर हम वर्बल सेक्शन की बात करें तो इसे हम कहते हैं भाषिक, वो टॉपिक जिनको भाषा के रूप में बोला जा सकता है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो सेक्शन है वो है नॉन वर्बल, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिनको हम बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मतलब कुछ ना कुछ पिक्चर के फॉर्म में आता है, इसे हम पिक्चर रीजनिंग भी कहते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग वो है जो सिर्फ तार्किक है, उसमें कोई ट्रिक या फॉर्मूला नहीं लगता, सिर्फ हमें सोच करके आंसर देना है। जैसे एक टॉपिक आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कि आपको कोई व्यक्ति अगर कुछ आपसे कहता है तो आपको सोचना है कि इससे क्या क्या निचोड़ निकल सकता है, उसके कहने का क्या क्या तात्पर्य हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लॉजिकल सेक्शन के अंदर सीखते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसकी जान लेते हैं। अगर हम लॉजिकल सेक्शन की बात करें तो उससे आपके एसएससी के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और अगर हम नॉन वर्बल सेक्शन की बात करें, पिक्चर वाले क्वेश्चन की बात करें जिसमें कुछ सिंबल वगैरह बन के आता है, इससे भी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 सवाल आता है, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम ये दोनों सेक्शन मिला लें तो लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं दोनों से, यानी लगभग 20 सवाल वर्बल सेक्शन से पूछे जाते हैं। और वर्बल सेक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ध्यान रखिएगा हमें इसी सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है। और इसमें भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन सेंस रीजनिंग पर आते हैं, तो आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से इस पर कमांड हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस और क्लास के बताए गए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, और अब बात करते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस को कैसे पहचाने। ठीक है, देखो आपको अपनी वीकनेसेस पहचानना पड़ेगा कि हमारी वीकनेस कहां पर है। वीकनेस आपके सब्जेक्ट में, मतलब रीजनिंग में। आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो आप जरूर कोई ना कोई सेक्शन आपको उसका बहुत अच्छा लगता है, कोई सेक्शन आपको उसका बहुत खराब लगता है। खराब का मतलब आप उसमें कमजोर होते हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये और कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबका अलग अलग फेवरेट और अलग अलग उसका कोई डिफिकल्ट पार्ट होता है। जैसे हो सकता है किसी को मैथ्स में ज्योमेट्री अच्छी लगती हो सकता है किसी को मैथ्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा लगता हो। वैसे ही रीजनिंग में भी हो सकता है किसी को लॉजिकल सेक्शन अच्छा लगता हो, किसी को वर्बल सेक्शन अच्छा लगता हो। तो ये आपको पता तब लगेगा जब आप टॉपिक पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो आइडेंटिफाई करिए, आप उस पर काम करिए, और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझसे बात करिए। आप जब क्लासेस के अंदर आएंगे, जिस भी टॉपिक में दिक्कत आए आप इंडिविजुअल आकर के मिलिए कि सर ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हम यहां पर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो वो हमने पहले ही बता रखा है कि टाइमर लगा करके आपको सेट सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन के लिए जाओगे। और अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल से चेंज हो रहे हैं। तो हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपको एक फर्क समझ में आए कि एग्जाम का पैटर्न कितनी तेजी से बदल रहा है। ध्यान से देखना, पहला सवाल जो हमने लिया है वो
पूछा गया था 2019 में, और 2019 में जो सवाल पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग का, आप अगर ध्यान से देखो तो बहुत आसान सा सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या होता है कि एक वर्ड का कोड दे देता है और उसकी जो लॉजिक होती है उसी लॉजिक के आधार पे अगले का कोड बताना होता है। तो देखो जो वर्ड दिया है वो है रीजन। बढ़िया सवाल है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजन वर्ड भी दे रखा है और इसका कोड क्या लिखा है, SDBRPM। ठीक है। अब देखो हर लेटर की अल्फाबेट में कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होती है। जैसे जब हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो R जब आप आगे से गिनते हुए आते हो तो R आगे से 18वें नंबर पर होता है और S पीछे से R आगे से 18वें पे, S आगे से 19वें पे। तो अगर आप इन दोनों की तुलना करो तो R से S अगर हुआ है तो कितने का चेंज हुआ है, +1 का, एक बढ़ा है। इसके बाद देखो E की वैल्यू 5 होती है और D की वैल्यू 4 होती है। जब आप आगे से गिनोगे तो E 5वें पे, D चौथे पे, तो यहां पर कितने का चेंज हुआ है, -1 का। ठीक है। और ऐसे ही आप आगे अगर इसमें चेक करते जाओगे तो यहां फिर +1 का चेंज होगा, यहां फिर -1 का चेंज होगा, यहां फिर +1 का चेंज होगा, यहां फिर -1 का चेंज होगा। तो देखो बड़ी आसान सी लॉजिक है कि एक बार +1 एक बार -1। और सेम इसी लॉजिक से जब आप इसका कोड करोगे तो एक बार इसमें +1 करोगे, n में +1, n की वैल्यू 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15 और 15वें नंबर पे होता है O। तो देखो O जो है वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में और आखिरी ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये थर्ड और सेकंड ऑप्शन कैंसिल। ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। और देखो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अपना इस्तेमाल करोगे कि इन दोनों ऑप्शंस में से आप किसके साथ जाओगे। यहां देखो F लिखा है, यहां E लिखा है, तो अगर एक लेटर हम और देख लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखो G में हमें -1 करना था क्योंकि लॉजिक क्या है कि एक बार +1 एक बार -1 करना है। तो यहां अगर आप G से एक घटाओगे, एक घटाने का मतलब कि जस्ट पिछला लेटर, तो यहां पर जस्ट पिछला लेटर G का क्या है, F। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब ये था आपका 2019 का सवाल। जरा देखिए कि 2021 में जो सवाल है वो किस लेवल का है, ध्यान से देखना। यहां पर एक वर्ड है फॉरेस्ट, एक वर्ड है यहां पर फॉरेस्ट, और इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है GUSTIU। हम आपको सॉल्व करने का मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन भी डिस्कस करना है। तो बस टॉपिक में देखो कि कैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, बस हम वो दिखाना चाह रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। तो यहां पर आप देखो तो F से G हुआ है, मतलब एक लेटर प्लस हुआ है, अगला लेटर लिखा है। उसके बाद यहां अगर देखोगे ना तो फिर यहां लगेगा कि सर यहां तो O से U हुआ है तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। यहां तो O की वैल्यू 15 होती है, U की वैल्यू 21 होती है, तो फिर 6 बढ़ गया है। तो देखो 6 नहीं बढ़ा है, इसमें हुआ क्या है कि ये नेक्स्ट वॉवेल लिखा है, नेक्स्ट वॉवेल लिखा है, नेक्स्ट वॉवेल है। मतलब अगर वॉवेल किसी वर्ड में है तो उसका कोड अगले वॉवेल से हो रहा है। और देखो फिर R में एक जुड़ा है, R में एक ही जुड़ा है, S आया है। इसके बाद देखो E से ये T नहीं था, ये I था, ये I था, ये I था, और यहां पर T था, यहां पर T था, यहां पर T था। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये नेक्स्ट वॉवेल है। क्या है, नेक्स्ट वॉवेल है। ठीक है, ये भी क्या है, नेक्स्ट वॉवेल है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर से क्या हुआ है, +1, और इसमें भी क्या हुआ है, +1। तो देखो लॉजिक ये है कि जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें एक एक जुड़ रहा है और जो वॉवेल्स हैं उसमें अगला वॉवेल आ रहा है। ठीक है, तो सेम इसी लॉजिक से आप इसका भी कोड करोगे। तो देखो पहला जो लेटर है वो है R, और इसमें एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, S आएगा। अब S देखो 3 ऑप्शंस में है,
ठीक है। इसके बाद देखो ई है, तो ई एक वावेल है, और वावेल है तो इसका नेक्स्ट वावेल लिखेंगे, तो ई का नेक्स्ट वावेल क्या है? आई। तो देखो यहां पर भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तीनों जगह पर आई है। इसके बाद देखो फिर यहां पर आई है, आई एक वावेल है तो इसका अगला वावेल क्या होगा? ओ, और यहां लिखा है डी, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, और ये वाला तो पहले से ही कैंसिल था। इन दोनों में देखो ओ और ओ लिखा है। अब अगला अगर देखोगे तो देखो यहां एन है, और एन एक कॉन्सोनेंट है, इसमें अगर +1 करोगे तो क्या आएगा? फिर से ओ आएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। हम सेकंड ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं, यहां पर क्या हम टिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ओ और फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? डी, तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपके 2021 का सवाल है। देखो 19 और 21 में फर्क कितना है? वहां कितना आसान था कि एक +1 -1 +1 माइनस, और यहां पर नेक्स्ट वॉवेल सोचना था। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो सीरीज का है, और ये भी आपका 2019 का सवाल है। देखो कितना आसान सा है। यहां अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के चलें तो ध्यान से देखना, ये 7 से 11 हुआ, कितना बढ़ा? 4। 11 से 19 हुआ, कितना बढ़ा? 8। फिर 12 बढ़ा। अब यहां आपको बताने की जरूरत नहीं है, शायद लॉजिक क्लिक कर गई होगी कि सर पहले 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, तो अब क्या होगा? 16 बढ़ेगा। और जब आप यहां से 16 बढ़ाओगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 47। क्लियर है? तो ये देखो कितना आसान सा सवाल था। और अब जरा 2021 का सीरीज का सवाल देखो। 2021 का सवाल देखो कैसा पूछा है आपसे, ध्यान से देखना। अगर हम यहां पर देखें तो ये 62 और 74, 62 और 74 का डिफरेंस कितना है? 62 और 74 का डिफरेंस कितना है? 12। ठीक है। इसके बाद देखो तो इनका डिफरेंस कितना है? 6। इसके बाद इनका डिफरेंस फिर कितना है? तो ये भी 6। इसके बाद फिर इनका डिफरेंस कितना है? चलो थोड़ा सा वो स्क्रीन की दिक्कत थी, एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेकर के देखते हैं। अगर हम यहां से देखें तो ये 12 से 74 हुआ है। 12 से कितना हुआ है? 74। तो कितने का डिफरेंस है यहां पे? कितने का? 12 का। इसके बाद से देखो तो 74 से 80 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का। फिर 80 से 86 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का? 6 का। फिर 86 से 95 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का है? 9 का। और इसके बाद का ये डिफरेंस हमें नहीं पता, तो चलो सोचते हैं जरा, ध्यान से देखना। यहां डिफरेंस था 12 का, यहां 6 का, यहां 6 का, यहां 9 का, और आगे हमें नहीं पता। ध्यान से देखना जरा कि अगर आप इसमें देखो तो एक अलग सीरीज चल रही है। ये पिछली बार जितनी आसान नहीं है। पिछली बार सीधे 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, 12 बढ़ा, 16 बढ़ा। यहां देखो इतना आसान नहीं है। 12 के बाद 6, फिर 6, फिर 9। तो देखो हुआ क्या है, ये देखो तो अगर हम 12 में आधे से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, फिर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, फिर 6 में 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। मतलब डबल सीरीज चल रही है। एक बार डिफरेंस लेना है और फिर उस डिफरेंस का मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद अब क्या लॉजिक होगी? देखो पहले आधे से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, तो अब कितने से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18। यानी 18 आंसर नहीं है, 18 यहां आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और 18 जब आप 95 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 113। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये 2021 का सवाल है। तो देखो डिफिकल्टी लेवल समझ में आ रहा है आपको कि वहां पहले कैसे सवाल आते थे और अब कैसे सवाल आ रहे हैं। तो अगर कोई साथी मित्र आपसे ये कहता है ना कि मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हुआ था और मैंने ये फलाना किताब पढ़ रखा है, इससे हो गया है, तो आप किसी के कहने में मत आइएगा। हो सकता है वो उस समय पढ़ा हो उस किताब से तो सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेटेस्ट पैटर्न से अवेयरनेस जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सवाल हम लोग और देखते हैं, उसके बाद से जीएस वाले सर आपका वेट कर रहे हैं और वो देखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन का। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो कहता है कि कुछ कार वाहन हैं,
ये देखो 2018 का सवाल है, 2018 का, और कितना आसान सवाल है, ध्यान से देखना। कहता है कि कुछ कार वाहन है, कुछ कार वाहन है, और कहता है कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है। कोई भी वाहन क्या नहीं है? चार पहिया नहीं है। ठीक है, अब देखो कॉन्क्लूजन क्या कहता है। पहला कॉन्क्लूजन है कि कोई भी कार चार पहिया नहीं है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है। तो देखो कार का रेस्ट्रिक्शन चार पहिया से नहीं बताया गया था। चार पहिया से रेस्ट्रिक्शन किसका बताया था? वाहन का, कि वाहन नहीं जाएगा चार पहिया में। लेकिन कार का नहीं पता, कार जा भी सकता है और नहीं भी, तो ये फिलहाल डाउटफुल है। दूसरा कहता है कि सभी चार पहिया कार हैं। तो देखो सभी चार पहिया कार हैं, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो ये भी हटा देते हैं। आखिरी वाला कहता है कि कुछ वाहन कार हैं। तो देखो वाहन का कुछ हिस्सा तो कार में है ही, तो ये वाला डेफिनेटली ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल तीसरा। और केवल तीसरा जो है वो देखो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब देखो जरा डिफिकल्टी लेवल, 2018 का सवाल है ये, और 2018 में देखो सिर्फ दो स्टेटमेंट दिए गए थे। और अब जरा हम 2021 वाले सवाल की बात करते हैं। वहां देखिए स्टेटमेंट कितने दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट यहां पर कितने हैं? यहां पर कथन जो है वो टोटल 3 दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है? कहता है कि कोई भी आलू बुखारा जो है वो खुबानी नहीं है। कोई भी आलू बुखारा जो है वो क्या नहीं है? खुबानी नहीं है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है। अगला कहता है कि कोई भी नींबू खुबानी नहीं है। कोई भी नींबू सभी नींबू जो है वो खुबानी है। तो ये नींबू हो गया, सभी नींबू क्या हो गए? खुबानी हो गए। नींबू किसके घर में है? खुबानी के। और फिर कहता है कि सभी अंगूर किसके अंदर हैं? नींबू के। ठीक, तो ध्यान देना। अब यहां पर आलू का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है? बुखानी के साथ। और बुखानी के ही घर में नींबू बैठा है, नींबू के घर में कौन बैठा है? अंगूर बैठा है। कंक्लूजन क्या है? कि कोई बुखानी अंगूर नहीं है। कोई भी बुखानी क्या नहीं है? अंगूर नहीं है। जरा देखो ध्यान से कि बुखानी के घर में ही अंगूर बैठा है और ये कह रहा है कोई नहीं है, तो गलत कह रहा है कि नहीं? दूसरा कहता है कि कोई अंगूर आलू बुखारा नहीं है। तो देखो अंगूर जो है वो आलू बुखारा नहीं है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो अंगूर जो है वो किसके घर में बैठा है? बुखानी के अंदर। और बुखानी का रेस्ट्रिक्शन किससे है? आलू से। तो जाहिर सी बात है अंगूर भी उसमें नहीं जाएगा, और ये भी वही कह रहा है कि नहीं जाएगा, तो बात सही है। अगला कहता है कि कोई नींबू आलू बुखारा नहीं है। तो देखो जरा, नींबू बुखानी के घर में बैठा है और बुखानी का रेस्ट्रिक्शन आलू बुखारा से है, तो जाहिर सी बात है कि नींबू का भी रेस्ट्रिक्शन आलू बुखारा से हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो हम कह दें कि भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ का भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि लखनऊ पूरे भारत के ही अंदर आता है। वैसे ही यहां पर बुखानी का रेस्ट्रिक्शन चूंकि आलू बुखारा से था और बुखानी के घर में ही नींबू बैठा है, तो इसका भी रेस्ट्रिक्शन उससे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि कुछ आलू बुखारा नींबू हैं। कुछ आलू बुखारा क्या है? नींबू हैं। जरा ध्यान से देखना कि आलू बुखारा और नींबू का तो रेस्ट्रिक्शन था और ये कह रहा है कि कुछ हैं, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कि सिर्फ दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर हम किसको टिक करेंगे? दूसरे और तीसरे को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी सबको, और ये हम लोगों का रीजनिंग वाला सेक्शन था। और अब आपके जीएस वाले सर वेट कर रहे हैं, तो हम लोग अब ये रीजनिंग वाला सेक्शन खत्म करेंगे और जीएस के लिए कुमार गौरव सर आने वाले हैं। तो मेरी तरफ से सबको थैंक यू, ऑल द बेस्ट।